Good morning, my dear students. Let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it and then join the Telegram channel. The name is VPI Spoken. There I will send you the vocabulary and the article. So the very first word is spectacular. स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है और उसको देखने में ना वो बहुत भव्य है, बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है. तो स्पेक्टेकुलर इज योर पॉजिटिव वर्ड. एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. अब आप पहचान सकते हैं, मैंने कहा कोई चीज बहुत अच्छी है, किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, तो वो चीज के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि विशेषता बता रहा है. जैसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, बहुत इम्प्रेसिव थी, बहुत बढ़िया थी, तो परफॉर्मेंस को ही बता रहा है, परफॉर्मेंस की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. अच्छा, ये ग्रामर वाला जो पोर्शन है ना, मेरे अंदर अचानक से एक उबाल आने लगता है कि बहुत कुछ बता दूं, बट लिमिट कंट्रोल करना पड़ेगा. ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगी. जैसे यहाँ पे हमने वर्ब है बट उसके बाद हमने एडजेक्टिव ही लगाया है. क्यों लगाया है, ये बहुत चीजें हैं, पर चलो हम ग्रामर की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. बट स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत अमेजिंग हो, बहुत इम्प्रेसिव हो. सिनोनिम्स देख लेते हैं. मैग्निफिसेंट है, बहुत अमेजिंग है, स्प्लेंडेड है, आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूटेड. अगर सिर्फ रूट होता तो ये वर्ब हो जाता है और रूटेड एडजेक्टिव हो गया. तो रूटेड का मतलब जैसे कहते हैं ना, इसकी मेन रूट कहाँ से है, इस प्रॉब्लम का रूट समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसका जड़. तो जैसे ये चीज ना वहां से उपजी हुई है. सो रूटेड मतलब हैविंग डेवलप्ड फ्रॉम समथिंग. किसी कहाँ से उसका जन्म हुआ है, कहाँ से वो चीज निकल रही है. हमें रूट प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा, यानी मेन प्रॉब्लम को, कहाँ से प्रॉब्लम निकल के आ रही है. और अगर हम कहते हैं ना डीपली रूटेड है ये चीज मेरे अंदर, यानी ये चीज मेरे अंदर स्ट्रांगली, फर्मली, ये चीज मेरे अंदर क्या है, फिक्स्ड है. तो सिनोनिम्स फिक्स्ड हो गया, इनग्रेन्ड है, एंट्रेंच्ड है या इम्प्लांटेड. जैसे उसकी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो कैसी, डीपली रूटेड इन हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. तो उसकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में कहाँ से आई हैं, जो उसका चाइल्डहुड में जो उसके एक्सपीरियंस रहे हैं वहां से उसकी प्रॉब्लम्स का जन्म हुआ है, वहां से उसकी प्रॉब्लम्स आई हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्टिवेट. वर्ब हो गया. कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, मतलब एकदम अपनी तरफ आकर्षित कर लिया आपने, उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ आपने खींच लिया. सो कैप्टिवेट क्या, टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अटेंशन. उसको आपने अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर उसकी अटेंशन को अपनी तरफ ही बरकरार रखा. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एन्चेंट. बिगाइल जो होता है कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है कि हम ना उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया अपने शब्दों से, अपने बातों से, लेकिन जो हमारी चीजें हैं वो हो सकता है जेन्युइन ना हो, हम ऐसा प्रिटेंड भी कर रहे हों, तो इसीलिए थोड़ा नेगेटिव भी रहता है. किसी को अट्रैक्ट करना, फैसिनेट कर लेना, मंत्रमुग्ध कर देना, मैस्मराइज. तो सेंटेंस हमने क्या बनाया कि जो उसकी सिंगिंग थी ना, उसने ऑडियंस को, हर तरफ की ऑडियंस को अपनी तरफ में आकर्षित कर लिया, मंत्रमुग्ध कर लिया. नेक्स्ट क्या है, रेटोरिक. रेटोरिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसको जैसे हिंदी में बोलते हैं वाक पटुता, मीन्स हमारी बोलने की कला. तो हम ना इतना इम्प्रेसिव और इतने तगड़े इफेक्टिवली हम बोल रहे हैं, भले ही उसमें सच्चाई ना भी हो, बट बहुत इम्प्रेसिव और इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को बोलना. तो क्या है वो, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली. सिनोनिम्स, ओरेटरी, एलोक्वेंस. हाइपरबोले का मतलब हो जाता है बड़ा चढ़ाकर बोलना, एलोक्वेंस. ठीक है, बोलने की कला, वाक्पटुता. आप बहुत एकदम इफेक्टिवली, आप बहुत परसुएसिव मैनर में आप बोल रहे हैं. सो स्पीकर यूज्ड, स्पीकर ने क्या किया, बहुत सारे रेटोरिक मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर, एकदम बहुत सारे फ्रेजेस का और बढ़ा चढ़ाकर उसने अपनी बात को बोला. लेकिन बोला तो बहुत कुछ था, बट सेड नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस. लेकिन इम्पोर्टेंट कोई भी चीज उसने नहीं बोली. नेक्स्ट है ग्रूसम. ग्रूसम एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत बुरा, वेरी बैड, वेरी अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग.
वो चीज कैसी है, डरावनी है, फ्राइटफुल है, हॉरिफाइंग है, फियरफुल है, हॉरिबल है, ग्रिम है एंड ड्रेडफुल। सो दैट वॉज अ ग्रूसम मर्डर, मतलब किसी का मर्डर हुआ था और वो भी बहुत हीनियस था, बहुत बुरा था, बहुत डरावना था, बहुत बहुत बुरा था वो। सो इट्स अ नेगेटिव वर्ड। डन। हमारा इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई चीज अपनी उम्मीद से ज्यादा, बहुत ज्यादा होना, है ना। सो मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, तो जितना यूजुअल होना चाहिए, जितना नॉर्मली होना चाहिए वो चीज उससे ज्यादा है, ठीक है, जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज्यादा है, तो वो चीज क्या हो गई, एक्सेसिव हो गई। सिनोनिम देखें तो एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है, अनरीजनेबल है, एक्सॉर्बिटेंट है, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस कैसे होते हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं, इमॉडरेट है। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो उन्होंने खर्च किया बहुत सारा अपना टाइम और पैसा उस प्रोडक्शन में। सो इनऑर्डिनेट मतलब जितना यूजुअली उनको करना चाहिए था उससे ज्यादा उन्होंने अपना पैसा उसमें खर्च कर दिया। तो यूजुअल से ज्यादा है तो वो अनयूजुअल है, अबनॉर्मल है, अनरीजनेबल है, एक्सॉर्बिटेंट है या इमॉडरेट है। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, एडजेक्टिव हो गया। रेकलेसली का मतलब लापरवाही से हो गया। तो रेकलेस मतलब लापरवाह, लापरवाह मतलब क्या हो गया, बिना सोचे बिना समझे कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, बिना सोचे समझे काम करना, बिना उस चीज को केयरलेस होके काम करना, थॉटलेस होना, हीडलेस, हीड मतलब अवेयर हो गया, आप अवेयर ही नहीं हो उस चीज को लेके, आप कॉशियस नहीं हो, आप सावधान नहीं हो, बस जल्दबाजी में आपने उस काम को कर दिया। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसको क्या पाया गया कि वो दोषी है। और किस चीज का दोषी है, रैकलेस ड्राइविंग का। रैकलेस ड्राइविंग आपने देखी होगी, जो यंगस्टर होते हैं, नया जोश होता है तो ड्राइविंग ऐसे करते हैं कि गाड़ी आज मिल गई और जिंदगी तो बस आज ही खत्म होने वाली है, एकदम लापरवाही से यहाँ से कट मारा, वहां से कट मारा, गाड़ी नीचे, इधर उधर, तो वो क्या हो गया, एकदम लापरवाही से, है ना, उस चीज को करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है उसका फाइनल, मतलब अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाना। सो टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो कल्मिनेट हो गई वो चीज, मतलब कंप्लीट हो गई। कल्मिनेट होना मतलब कंप्लीट होना। कल्मिनेट क्या है, कंप्लीट, फिनिश हो गई वो चीज, कंक्लूड हो गई, टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, कम टू क्लाइमैक्स कहते हैं ना, अभी डिस्टर्ब मत कर, अभी मूवी में क्लाइमैक्स चल रहा है। क्लाइमैक्स क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो कल्मिनेट होना मतलब किसी चीज का कंप्लीट हो जाना, अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच जाना। तो उनकी जो बहुत साल की रिसर्च थी ना, वो कैसे फाइनली कल्मिनेट हुई, कैसे कंप्लीट हुई, कैसे एंड हुई, इन अ क्योर फॉर द डिसीज, बीमारी का इलाज ढूंढकर। तो उन्होंने जो बहुत सालों तक जो रिसर्च उन्होंने की थी वो फाइनली कैसे कंप्लीट हुई, बीमारी का क्योर ढूंढकर। लास्ट वर्ड है आज की क्लास का, इन टैटर्स। टैटर्स का मतलब हो जाता है जैसे कपड़े वगैरह होते हैं तो वो बुरी तरीके से फट गए हैं, सो बैडली टोन, हम क्लोज के लिए बोलते हैं ये चीज, या वो चीज पूरी तरीके से डैमेज्ड है। तो अगर किसी की रेपुटेशन के लिए भी तो बोल सकते हैं, किसी की इमेज के लिए भी तो बोल सकते हैं, बैडली वो डैमेज हो गई है, रूइंड हो गई है, डिमोलिश्ड हो गई है, इन रून्स, शैटर्स और रिप्ड। आप लोगों ने देखा होगा रिप्ड जींस आती हैं, वो हमें लगता है ना फट गई है, वो फटी ही नहीं होती, वो भाई फटी हुई वैसी जींस आती है, वो स्टाइल है। और जो फटी फटी जींस होती है उसको रिप्ड जींस कहते हैं। जैसे आफ्टर द न्यूज़पेपर स्टोरी अपीयर्ड, तो जो न्यूज़पेपर की जो स्टोरी आ गई थी उसके बाद में क्या हुआ, जो उसकी रेपुटेशन थी वो कैसी हो गई, वो खराब हो गई, वो डैमेज हो गई, वो रूइंड हो गई। तो ये थी हमारी वोकैबुलरी। अब हम लोग करेंगे आर्टिकल। तो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। द टाइटल इज मास रिवेंज। रिवेंज का मतलब आप जानते हैं बदला, प्रतिशोध। So AAP's welfareism was a failed attempt to sidestep the ideological divide. So जो आम आदमी पार्टी का जो ये वेलफेयरिज्म था, जो फ्री वाली जो चीजें थी, वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था। किस चीज को वो साइड स्टेप करने का, जो डिवाइड, आइडियोलॉजिकल डिवाइड। अब ये पूरा क्या है ये हम लोग ये पूरे पैसेज में देखेंगे। द आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का, सब्जेक्ट कौन हो गया, रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, सिंगुलर, वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर इज।
ये इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि कोई हेल्पिंग मतलब आपको आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब। सो आउटकम कैसा रहा है दिल्ली इलेक्शन का? The outcome is less about the expansion of the BJP and more about the dramatic collapse of आम आदमी पार्टी। तो जो आउटकम है वो किस चीज के बारे में कम है? बीजेपी के एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन, एक्सपेंड आप जानते हैं किस चीज का? बढ़ना, एक्सपेंड होना उसका बढ़ना। तो एक्सपेंशन क्या हो गया? नाउन फॉर्म हो गया एक्सपेंड का, ठीक है। सो जो रिजल्ट है ना वो बीजेपी के एक्सपेंशन के बारे में कम, और जो आम आदमी पार्टी का जो बहुत ड्रामेटिक तरीके से जो कोलैप्स हुआ है कि उसके चीफ की ही पोजीशन वो हार गए, जो केजरीवाल हैं वही अपनी सीट से हार गए। तो इस तरीके का जो कोलैप्स हुआ है आम आदमी पार्टी का, उस चीज के बारे में ये ज्यादा है, ठीक है। बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, हैज रिटर्न्ड वर्ब हो गया। बीजेपी हैज रिटर्न्ड टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर। तो बीजेपी कितने सालों बाद में दिल्ली में आई है? 26 सालों बाद में। वाइल द आप, जबकि जो आम आदमी पार्टी है एक पॉलिटिकल फोर्स दैट रोज स्पेक्टेक्युलरली इन 2013। तो आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये 2013 में एक बहुत इम्प्रेसिव रूप से ये उभर के आई थी। लेकिन अब वो क्या हो गई है? द आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स दैट रोज स्पेक्टेकुलरली इन 2013 हैज बीन स्वेप्ड अवे। यहाँ पे आप का क्या हो गया? ये आप जो है सब्जेक्ट का वर्ब हो गया, हैज बीन स्वेप्ड अवे, ठीक है। हाउएवर, जबकि ये जो शिफ्ट है ना, ऐसा नहीं है कि ये एक सडन चेंज हुआ है दिल्ली के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से केजरीवाल अपनी सारी वोट्स हार गए। मतलब 48 सीट बीजेपी को मिली हैं, 22 केजरीवाल को मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं दर्शाता कि ये सडन चेंज हुआ है, अचानक से ऐसा हो गया। दिस शिफ्ट नाउन हो गया, यहाँ पे ये जो दिस है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। शिफ्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में सिग्निफाई लगाया है, ठीक है। अब देखें 2014 से ही जो बीजेपी है उसने मेंटेन करके रखा था सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर गवर्नेंस। तो बीजेपी भले ही वहां पे नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने गवर्नेंस के ऊपर में सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत अच्छा खासा कंट्रोल अपना बनाया हुआ था। किसके थ्रू? जैसे आप जानते हैं एलजी के थ्रू, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहां से ना ये चीज मार्क करो, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सभी लोग आज अपने चाहे नोटबुक में, फोन में, व्हाट्सएप पे, कैसे भी किसी को भी लिखो, बट आप लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग को याद करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो बीजेपी है उसने गवर्नेंस के ऊपर में सिग्निफिकेंट कंट्रोल बना के रखा था। अब वो कैसे बना के रखा? एलजी के थ्रू, एमसीडी के थ्रू, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के थ्रू, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू एंड दिल्ली पुलिस जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो इन सब चीजों के ऊपर में उन्होंने अपना कंट्रोल बना के रखा। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कंट्रोल ऑलरेडी वो दिल्ली की गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने रखा ही था 2014 से। इसके साथ साथ में एडिशनली इसके साथ साथ में जो इट किसके लिए आया है? बीजेपी के लिए आया है। हैज वन ऑल 7 लोकसभा सीट्स अक्रॉस 3 जनरल इलेक्शंस। जो तीनों जनरल इलेक्शंस हुए थे उन्होंने बीजेपी ने सारी जो 7 लोकसभा सीट्स थी दिल्ली की, वो सारी की सारी उन्होंने जीती। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का जो राइज हुआ था वो कैसे डेवलप्ड हुआ, कहां से वो डेवलप हुआ था? इन इट्स अपील टू दिल्लीज मिडिल क्लास। जो अरविंद केजरीवाल हैं 2013 में जो अन्ना हजारे जी का जो अनशन था, वहां से ये चीजें शुरू हुई थी। तो इनकी जो बातें थी, इन्होंने कैसे अपील की थी? इन्होंने अपील की थी दिल्ली के मिडिल क्लास लोगों को ट्रांजिशनिंग from an anti-corruption movement into a political entity that initially captivated voters with its fresh rhetoric against the traditional political establishment। अच्छा, ट्रांजिशनिंग मतलब ट्रांजिशन कैसे हुआ? जो एक एंटी करप्शन मूवमेंट था, जो अन्ना हजारे जी का मूवमेंट था,
उसको इन्होंने एक पॉलिटिकल एंटिटी में बदल दिया और इन्होंने इनिशियली शुरुआत में कैप्टिवेट करना मतलब आकर्षित करना, वोटर्स को अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया था, अपनी जो एक नई जो स्पीच ये दे रहे थे, जो नया रेटोरिक मतलब क्या होता है, जब हम ऐसी मतलब एक बहुत वाक्पटुता अभी हमने पढ़ा था, तो एक नई तरीके की स्पीच लोगों को सुनने को मिली। ठीक है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, तो जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा था, लोगों को लगा कि नहीं, एक नया फेस आया है, हम जैसे लोग हैं तो ये हम जैसा है तो हमारे लिए काम करेगा। तो इस चीज ने, ये जो उनका भाषण था मिडिल क्लास के लिए जो उन्होंने बात की थी, इस चीज ने लोगों का जो अट्रैक्शन था उनकी तरफ दिया, लोगों ने उनकी तरफ अपनी अटेंशन दी। इसीलिए आप जानते हैं कि ये सीधा आई थिंक 67 वोट्स आई थी इनको 2014 का शायद जो इलेक्शन हुआ था। हाउएवर, लेकिन इनकी जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस स्टाइल जो था वो सून जल्द ही क्या बन गया, सिनोनिमस, मतलब सिनोनिम्स हम लिखते हैं ना, उसी के जैसा, पर्यायवाची जिसको हम कहते हैं, तो इक्वल टू, उसी के बराबर बन गया। किसके बराबर? जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स के जैसे हो गया। तो उनका जो गवर्नेंस स्टाइल है वो फिर सून कैसा बन गया, विद रैकलेस पॉपुलिज्म। आप लोग अब समझ रहे होंगे कि आर्टिकल पढ़ने का फायदा क्या होता है। हमने पॉपुलिज्म शब्द पढ़ा था। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम लोग लोगों के भलाई के बारे में बात करते हैं, भले ही उसमें हमारे अंदर सिंसेरिटी हो या ना हो, लेकिन मैं भाषण ऐसा दे रही हूं कि लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारे हित की बात हो रही है। रैकलेस का मतलब क्या था, अनकंट्रोल्ड, अनअवेयर तरीके से। तो फिर से इन्होंने, आप जानते हैं कि पॉपुलिज्म, फ्री की बस, फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं क्या क्या, तो इस चीज से इन्होंने क्या किया, इनका भी गवर्नेंस एक रैकलेस पॉपुलिज्म के बराबर हो गया। सिनिकल अप्रोच हो गई पॉलिटिक्स के प्रति। सिनिकल मतलब हर एक किसी को डाउटफुल समझना। और क्या हो गया, इंक्रीजिंगली कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब क्या हो जाता है, डिस्कशंस वगैरह, बातचीत हो गई। और कोर्स का मतलब रफ हो गया, रूड हो गया। और आपने देखे होंगे बहुत सारे इनके आपने वीडियोस वगैरह हैं जहां पे बहुत नेगेटिवली, बहुत एटीट्यूड में, बहुत नेगेटिव टोन में इन्होंने बात की है। ठीक है, while it sought to consolidate power through unchecked welfarism, while, जबकि इन्होंने कंसोलिडेट पावर, कंसोलिडेट करना मतलब किसी चीज को और मजबूत बनाना और स्ट्रांग बनाना, तो उन्होंने अपनी पावर को और कैसे मजबूत बनाना चाहा, थ्रू अनचेक्ड वेलफेयरिज्म। अनचेक्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड, कि बस हम ना लोगों को उनके हित के बारे में बात करेंगे, कोई उस पर लिमिट नहीं है, कैसे वो होगा, क्या होगा, बस एक कोई अदर स्कीम्स नहीं है, बस अनचेक्ड वेलफेयरिज्म है। कि मैं अगर बोलूं कि मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगी, सपोज अगर एक ऑफलाइन बैच को कंप्लीटली फ्री में नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर वो जमीन मेरी हो, मेरे पास में पुराना पैसा हो, तो चीजें पॉसिबल है। बट अगर सपोज वो मुझे रेंट भी उसका पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे देना है, आपके लिए मुझे बाकी चीजें अरेंज करनी है, तो वो फ्री में पढ़ाना पॉसिबल है? नहीं, वो सिर्फ एक आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो रियलिटी में फ्री में नहीं मिल सकता है। ठीक है, रियलिटी में फ्री में ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए पैसे खर्च होना ऑटोमेटिक चीज है। अगर मैं फीस से इतनी ही फीस लूं जिससे मैं अपना कोचिंग को आगे सस्टेन कर सकूं, आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, तो भी मुझे एक पैसा तो चार्ज करना पड़ेगा। तो फ्री में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, सब कुछ फ्री में हो रहा था। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे बैच में आ जाओ, आपको कोई फीस नहीं देनी है, तो आपको तो डेफिनेटली मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगी ना, उधर के कंपैरिजन में जहां पे पैसा चार्ज किया जा रहा है। तो इन्होंने कैसे कंसोलिडेट करने की कोशिश की अपनी पावर को, थ्रू अनचेक्ड वेलफेयरिज्म। कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। और जो इफेक्टिवनेस थी गवर्नेंस की, वो डिक्लाइंड हो गई। और यही होता है। तो जो अगर मेरी टीचिंग की इफेक्टिवनेस है, जो जैसे मान लो मेरा ऑफलाइन का कोर्स है, वो 8 महीने 10 महीने तक चल जाता था,
क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस को मुझे बरकरार रखना है। आपको मैंने बोला एक बार बैच में आओ, उसके बाद आपकी कंप्लीट इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगर ये जो लाइन है ना कंप्लीट इंग्लिश प्रॉब्लम सॉल्व, ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको मेंटेन करने के लिए मुझे बरकरार रहना पड़ेगा ना 8-9 महीने, वही लिमिटेड बच्चों को पढ़ाना है। तो इफेक्टिवनेस कैसे बनी रहेगी जब मेरे पास में अदर सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। तो इनकम होनी जरूरी होती है, ये झूठ, ये फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। और जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी अब वो क्या होने लगी, इरोड होने लगी। सपोज आप मेरे भरोसा करके आए हो कि मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन अब क्लास में आके देख रहे हो मैम ने 2 महीने तो बढ़िया पढ़ाया, धीरे धीरे पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो आपका भरोसा है, जो मेरी क्रेडिबिलिटी है, वो क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। और फाइनल ब्लो कब आया, सबसे बड़ा झटका कब आया, जब इनके ऊपर करप्शन के सीरियस एलिगेशंस लगे थे। एलिगेशंस मतलब आरोप। कल्मिनेट होना मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना, उसको खत्म कर देना, फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाना। और ये चीज कल्मिनेट कब हुई, जब चीजें उजागर हो गई, रिवील हो गई कि जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 52.7 करोड़ जो पब्लिक फंड था, जो पब्लिक मनी थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है टू रिफर्बिश हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। तो जब और फाइनली कब वो चीजें और खराब हो गई उनके लिए, जब ये चीज रिवील हुई कि जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने लगभग 52.7 करोड़ जो आम जनता का पैसा था उसको उन्होंने खर्च किया है अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, जहां पे उनका निवास है, उसको रिफर्बिश करने में। रिफर्बिश का मतलब होता है उसको रेनोवेट करवाना, दोबारा से उसकी मरम्मत करवाना, ठीक करवाने में। ठीक है, अब ये जो चीज थी ना, दिस एक्सपोज्ड, इस चीज ने एक्सपोज कर दिया, मीन्स रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया, रिवील कर दिया। रिवील जैसे ना ये नाउन हो गया ना, TION, बट अगर रिवील है ना, रिवील REVE, रिवील यहां तक अगर हम देखें, जैसे एक्सपोज्ड है, रिवील है, ये वर्ब भी होते हैं। ठीक है, सो ये इसने क्या रिवील कर दिया, जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी बिटवीन AAP's फाउंडिंग आइडियाज एंड द एक्शंस व्हाइल इन पावर। अब इसने एक्सपोज कर दिया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो उनका जो फाउंडिंग आइडिया था कि हम लोग एंटी करप्शन हैं, हम लोग ऑनेस्ट हैं, हम लोग मिडिल क्लास के वेलफेयर में काम करेंगे, तो फाउंडिंग आइडियाज कुछ ऐसे थे। लेकिन जब वो पावर में आए तो उनके जो एक्चुअली के जो एक्शंस थे वो बिल्कुल उसके ओपोजिट थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। मैंने कहा कि क्लास में आओ, एकदम बढ़िया आपको मटेरियल मिलेगा, क्लास में आके देख रहे हो तो पढ़ाई तो छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है। तो ये दोनों बातें आपस में क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, और जिसकी वजह से उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी ईमानदारी को इन टैटर्स में छोड़ा। इन टैटर्स मतलब एकदम उसको खराब कर दिया, उसको खत्म कर देना। ठीक है, हम बीजेपी के लिए देखें तो ये जो डिसाइसिव विक्ट्री है, डिसाइसिव मतलब एकदम क्लियर, इनडिसाइसिव होना मतलब आप अनक्लियर हैं, आप एम्बिगुअस हैं, डिसाइसिव मीन्स क्लियर आप। ठीक है, सो ये जो एकदम क्लियर विक्ट्री है, ये एक क्या प्रेजेंट करती है, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज बीजेपी के लिए। अब जो पार्टी है फोकस कर सकती है किस चीज को इम्प्रूव करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविक एम्यूनिटीज को, गवर्नेंस एरियाज को, इन चीजों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक एम्यूनिटीज मतलब जो सीवेज है, इन सब के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इन सब एरियाज के ऊपर में वो फोकस कर सकती है, जो हेल्प करेगा एंड दैट कुड हेल्प इट स्कोर क्विक विन, और जो हेल्प करेगा इनको आगे और विन जीतने में। जो उनकी ग्रिप है, ग्रिप का मतलब पकड़ जो है हिंदी हार्टलैंड के ऊपर, अब वो और रीइंफोर्स हो गई है, मींस अब वो और मजबूत हो गई है। क्योंकि जो दिल्ली की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं, वो किन लोगों से, कौन लोग हैं जनरली जो दिल्ली में रहते हैं, वो जनरली उत्तर प्रदेश के, बिहार या हरियाणा के लोग हैं। ये लोग जनरली हिंदी बोलते हैं। तो मीनवाइल, और इसी दौरान अगर हम मिस्टर केजरीवाल जो एम्बिशंस थे उनके, अपने आप को नेशनल ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पोजीशन करने को लेके, तो मिस्टर केजरीवाल्स एम्बिशंस ऑफ पोजिशनिंग हिमसेल्फ एज अ नेशनल ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव
हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक, ठीक है। और इसी दौरान इसी जो आपके केजरीवाल के जो एम्बिशंस थे कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर जी के बराबर ला के रख देंगे, कि लोग अब उनका ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प, कि ये चुनो या ये चुनो, तो वो प्राइम मिनिस्टर जी के बराबर में खड़े होने का जो उनका एम्बिशन था, अब ऐसा लग रहा है ये जो एम्बिशंस थे, सब्जेक्ट हो गया एम्बिशन, इसका वर्ब हो गई एम्बिशंस हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक, इसमें एक बहुत बड़ा फेलियर उनको मिला है। इफ नॉट अ कंप्लीट कोलैप्स, अगर कंप्लीट कोलैप्स नहीं है तो लेकिन एक बहुत सीरियस सेटबैक तो है। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स एज अ कैप्टिव सपोर्ट बेस हैज ऑल्सो फॉल्टर्ड, तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी वोट को अपनी तरफ खींच लेंगे, ये चीज भी काफी हद तक सफर हुई है। अगर हम और इसको ब्रॉडली विस्तार से देखें तो जो आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल है हैज इम्प्लीकेशंस फॉर द नॉन बीजेपी ओपोजिशन, तो इसका जो प्रभाव है वो नॉन बीजेपी ओपोजिशंस के ऊपर भी पड़ेगा। assumption that the 24 general election signaled a fundamental shift against the BJP now appear unfounded, इसका मतलब कि जब आपके 2024 के जो आपके जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें ऐसा था कि जो बीजेपी की जो सीट्स थी तो पुराने इलेक्शंस के कंपैरिजन में सीट्स जो उनकी थी वो कम हो गई थी, है ना। जैसे एनडीए नहीं, आपका इंडिया ब्लॉक की जो सीट्स थी वो इंक्रीज हो गई थी, तो ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी की जो पकड़ है वो अब लोगों से कम हो रही है, लेकिन ऐसा लोगों ने अनुमान लगाने लगा था। लेकिन अब ये जो चीज है, जो अजम्पशन जो 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद में लोगों को लगने लगे थे कि ये एक शिफ्ट हो गया है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अब वो चीज कैसे प्रतीत हो रही है, वो अनफाउंडेड है, वो बेसलेस है। ओपोजिशन पार्टीज मस्ट रीएसेस करना मीन्स री इवेल्युएट करना, दोबारा से किसी चीज की जांच करना, कि उनको जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनको रीएसेस करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजीज इफ दे होप टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी इफेक्टिवली, अगर उनके अंदर उम्मीद है कि वो जो रूलिंग पार्टी है उसको सही ढंग से चैलेंज करने की अगर उम्मीद है तो उनको अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको दोबारा से रीएसेस करना चाहिए। कांग्रेस डिस्पाइट ड्रॉइंग अ ब्लैंक, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ ये प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते, ये एक बहुत कॉमन एरर होता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, ये दोनों प्रेपोजिशन है इसीलिए इनके बाद वर्ब आई है तो आईएनजी। डिस्पाइट ड्रॉइंग अ ब्लैंक इसका मतलब आप जानते हैं जो कांग्रेस है उसने एक भी सीट नहीं आई है उनकी, तो कांग्रेस एक भी सीट ना आने के बावजूद कांग्रेस माइट बी हैप्पी, तो कांग्रेस का जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब माइट बी एंकरेज्ड, कांग्रेस शायद एंकरेज होगी जो आम आदमी पार्टी की जो डिफीट हुई है, बट इट कुड ऑल्सो फेस चैलेंजेस टू इट्स हेल्मिंग ऑफ द एनडीए ब्लॉक, लेकिन वो चैलेंजेस भी फेस कर सकती है क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो खुद केजरीवाल के विपरीत हो गए थे। एज इट फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हेल्पिंग बिल्ड अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी, तो वो किस चीज को लेके आलोचना फेस कर सकते हैं, चैलेंज फेस कर सकते हैं कि उन्होंने एक कॉमन फ्रंट नहीं बनाया बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, एक और आर्टिकल करेंगे, वो भी जस्ट इसीलिए है कि हम उसमें देखेंगे हम कितना फास्ट रीड कर सकते हैं। सीकिंग एन आई फॉर एन आई, ये एक ईडियम है, एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख मीन्स टिट फॉर टैट, जैसे किया उसको वैसा ही जवाब देना। तो लेट्स सी क्या है, डेथ पेनल्टी इज अ क्विक फिक्स अप्रोच अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट्स टू क्वेल एंगर, तो जो डेथ पेनल्टी है ये एक क्विक फिक्स अप्रोच है जिसको गवर्नमेंट्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया ताकि जो लोगों का गुस्सा है उसको शांत कर सके, उसको खत्म कर सके। ऑन February 7 Calcutta High Court rejected the West Bengal government's appeal seeking the death penalty for the men convicted for the rape and murder case of women at the Arjikar Medical College last year.
तो ये तो पूरा रिपीट ही नहीं करना मुझे। तो 7 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनकी जो अपील थी कि वो जो डेथ पेनल्टी चाहते थे उस इंसान के खिलाफ कन्विक्ट होने का मतलब है उसका जो दोष है वो सिद्ध हो गया है। ठीक है, एक्यूज्ड का मतलब है अभी सिर्फ उसके ऊपर आरोप लगा है, आरोप उसका सिद्ध नहीं हुआ है। कन्विक्ट मतलब सिद्ध हो चुका है। तो उस जो रेप एंड मर्डर केस हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए जो बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या मांगा, उसको डेथ पेनल्टी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाउएवर जबकि जो कोर्ट ने ये एडमिट किया, एक सेपरेट अपील को उन्होंने एडमिट कर ली जो डिमांड कर रही है डेथ पेनल्टी बाय द सीबीआई के द्वारा। ठीक है, तो जो बंगाल की जो वो थी अपील थी कि इसको डेथ पेनल्टी दी जाए, उसको तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जबकि जो सीबीआई ने जो सेम अपील डाली थी वो चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। देखो एकदम नॉर्मल भाषा में समझ आ गया। इससे क्या हुआ, उन्होंने फेस किया वाइड स्प्रेड मीन्स चारों तरफ फैला हुआ, वाइड मीन्स बहुत बड़ा, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ। तो जो बहुत चारों तरफ फैला हुआ क्या हुआ, और प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय से जो प्रोटेस्ट आ रहे थे इस चीज को इन्होंने फेस किया। आफ्टर द ग्रूसम मीन्स बहुत बुरा, एकदम हीनियस वेरी बैड जो इंसिडेंट हुआ था अगस्त 9 2024 में। तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है ये पहली थी, वॉज द फर्स्ट टू डिमांड द डेथ पेनल्टी फॉर द कन्विक्ट। तो ये जो इंसिडेंट्स हुआ था इसके बाद में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो फर्स्ट थे जिन्होंने डिमांड की थी कि उस आरोपी को क्या दिया जाए, डेथ पेनल्टी दी जाए। अबाउट अ मंथ आफ्टर द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ था उससे 1 महीने बाद में जो बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया था अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इन द स्टेट असेंबली, तो स्टेट असेंबली में इन्होंने इस लॉ को पास किया था, लेकिन जिसमें क्या है, ये लॉ क्या कंटेन करता है, इसके अंदर ये प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, किस चीज के लिए प्रोविजंस हैं, डेथ पेनल्टी के इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस इन्वॉल्विंग रेप। तो अगर रेप का चार्ज है तो आपके ऊपर में फिर डायरेक्ट इन्होंने लगाया कि डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए। लेकिन ये जो बिल है ये वेट कर रहा है उनको हामी मिलने, कहाँ से, यूनियन गवर्नमेंट से। लेकिन बिल अभी भी किस चीज का वेट कर रहा है, उनको यूनियन गवर्नमेंट से हाँ मिलने का। नोड मतलब यहाँ पे हुआ गर्दन को जो हिलाते हैं ना, हामी में जो सर हिलाते हैं हम। अवेट क्या होता है, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। अवेट का क्या होता है, वेट फॉर। तो अवेट के साथ में फॉर हम लोग नहीं लगाते हैं, तो बिल इज अवेटिंग फॉर अ नोड नहीं बोलेंगे, या फिर द बिल इज वेटिंग फॉर, ये होता है, ये अवेटिंग हो गया। डन है यहां तक। जबकि ऑन जनवरी 20 जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, कौन है, अनिर्बन दास, उन्होंने स्पेयर कर दिया। स्पेयर करना मीन्स उसको फ्री कर देना, अलग कर दिया उन्होंने। कन्विक्ट ऑफ द नूज ना, जो आपकी जो नूज आप कैसे समझोगे, फांसी को ही समझ लो, फांसी को हम नूज भी कहते हैं। ठीक है, नूज NOOC। तो जबकि जो जनवरी 20 को जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और जो सेशन जज हैं अनिर्बन दास, उन्होंने कन्विक्ट को मतलब फांसी की सजा नहीं दी। कन्विक्ट ऑफ स्पेयर्ड, देखो स्पेयर्ड ऑफ द नूज मतलब उसको फांसी की सजा से फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। स्टेटिंग मतलब ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कि ये जो क्राइम है ये कौन सी कैटेगरी में नहीं आता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, वाइल जबकि अवॉर्डिंग, लेकिन उसको क्या दिया है, कन्विक्ट को क्या दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जज ने क्या आर्ग्यू किया कि जो ड्यूटी है कोर्ट की वॉज नॉट टू मैच ब्रूचुअलिटी विद ब्रूचुअलिटी। कोर्ट ने क्या बोला है कि जो जज ने क्या बोला, जो कोर्ट की ड्यूटी ये नहीं है कि ब्रूचुअलिटी को हम भी ब्रूचुअलिटी के साथ में ही मैच करें।
लेकिन हमें एलिवेट का मतलब यहाँ पे इंक्रीज है, एलिवेट करना मीन्स इंक्रीज करना, बल्कि हम एलिवेट करें, इंक्रीज करें, बढ़ाएं ह्यूमैनिटी को, मानवता को अपने विजडम के थ्रू, अपने सहानुभूति के थ्रू और डीपर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। इन द realm of modern justice, realm का मतलब era, we must rise above the primitive instinct of eye for an eye, tooth for a tooth, nail for a nail। बल्कि ये जो एरा है मॉडर्न जस्टिस का, इसमें हमें किस चीज से ऊपर उठ जाना चाहिए, जो हमारा प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी, पहला, इंस्टिंक्ट मतलब जो हमारे अंदर से ख्याल आता है। तो जो सबसे पहला ख्याल हमारे मन में आता है कि जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। तो ये सब आपका एक ईडियम हो गया। आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, किसी ने मेरे दांत में चोट मारी तो मैं भी उसके दांत में मारूंगा, ये एक ईडियम्स हैं सारे के सारे। नेल के बदले नेल मतलब एग्जैक्ट सेम बिहेवियर है ना। लाइफ फॉर अ आई, लाइफ फॉर अ लाइफ, कि उसने मेरी जिंदगी छीनी तो हम भी उसकी जिंदगी छीनेंगे। इस मॉडर्न एरा में हमें इस चीज से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा वहां के जज ने बोला। ही नोटेड इन द ऑर्डर, तो ये चीज उन्होंने अपने ऑर्डर में बोली। जज ने और क्या बोला, दैट द कोर्ट मस्ट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ गोइंग टू पब्लिक, क्या है ये, प्रेशर और इमोशनल अपील। तो जो जज ने और क्या बोला कि जो कोर्ट है मस्ट रेजिस्ट करना मीन्स रोकना चाहिए अपने आप को, रेजिस्ट करना मीन्स वहां से रुकना, कंट्रोल करना। टेम्पटेशन का मतलब हमारी डिजायर्स होती हैं, टेम्पटेशन मतलब डिजायर। तो कोर्ट को जो है अपने आप को रोकना चाहिए। बोइंग डाउन मतलब झुक जाने से, जो पब्लिक का प्रेशर है कि लोग बहुत दबाव बना रहे हैं तो इसीलिए हम लोग वो करें जो पब्लिक को खुश करे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जजमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी पीपल फॉर नोटिंग दैट द क्राइम विच इन्वॉल्व एक्सट्रीम ब्रूचुअलिटी डिड नॉट फॉल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी। अब ये जो जजमेंट आया था इसको बहुत सारे लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ये क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये बात से लोगों के अंदर बहुत सारा आक्रोश भर गया। एंड देयर वॉज अ क्लैमर का मतलब अगेन शोर शराबा, उथल पुथल मच गई फॉर द डेथ सेंटेंस। एक ही हफ्ते में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सीबीआई है, उन्होंने हाई कोर्ट में बोला है ना, दैट देयर पेटिशन सीकिंग कैपिटल पनिशमेंट फॉर द कन्विक्टेड बी हर्ड, कि जो उनकी जो डेथ पेनल्टी के लिए जो उन्होंने अपनी पेटिशन डाली हुई है उसको सुना जाना चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या बोला कि अगर कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को किया होता तो they would have been able to convince the court to award the death penalty। तो उन्होंने बोला इफ, ये देखो कंडीशन बता रहा है, और ये कंडीशन कौन सा है, अगर आपने कंडीशनल्स पढ़े हुए हैं तो आप मुझे बताइए ये कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है। ठीक है, उसके एक दो सेंटेंस और बनाना मुझे, कि अगर कलकत्ता पुलिस ने इस केस को, इस क्राइम को सॉल्व किया होता तो वो लोग इसको कन्विंस कर पाते कोर्ट को कि वो उसको डेथ पेनल्टी ही दे। इफ समवन इज अ मॉन्स्टर हाउ कैन सोसाइटी शो ह्यूमैनिटी, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। अगर कोई मॉन्स्टर है ना तो आप उसको प्यार से बदलने की कोशिश करोगे, ऐसा कम चांसेस हैं। तो उसके साथ में सोसाइटी ह्यूमैनिटी कैसे शो कर सकती है। सोसाइटी मस्ट बी मेड ह्यूमेन टूवर्ड्स आवर मदर्स एंड सिस्टर्स। उन्होंने आगे क्या बोला कि जो हमारी सोसाइटी है उसको हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके प्रति हमें कैसा बनाना चाहिए कि वो उनको सही से ट्रीट करें, ह्यूमन बिहेवियर उनका रहे, एक नॉर्मल ट्रीटमेंट उनके साथ में हो। ठीक है, सिंस जब से ये जो केस हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इस कॉलेज में, there has been at least 3 incidents involving the rape and murder of minors in which the death sentence has been awarded to the convict। तो मतलब जब से ये केस हुआ है उसके बाद से 3 और ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पर जो कन्विक्ट है, जो दोषी है, उसको ऑलरेडी फांसी की सजा सुना दी गई है। ऑफिशियल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या बोला है, वो इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। ऑफिशियल सब्जेक्ट हो गया, ऑफिशियल्स हैव बीन हाईलाइटिंग, ये उसकी वर्ब हो गई।
ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, ये एक अलग इन्फो ये हो गई, ये बता रहे हैं ऑफिशियल्स कौन से ऑफिशियल्स, सब्जेक्ट ऑफिशियल्स है, तो ऑफिशियल्स हाईलाइट कर रहे हैं इन सेंटेंसेस को, वो अपनी जो बात है उसको आर्ग्यू करने में कि पुलिस को इन ट्रायल कोर्ट्स को जो क्विकली डिलीवर्ड जस्टिस इन केस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल असॉल्ट, that these sentences to argue that the police and trial court have quickly delivered, कि ये जो केसेस हुए हैं, जो कलकत्ता में जो केस हुआ है उसके बाद में 3 और ऐसे केसेस हुए और उस केस में वहां पे उनको जो फांसी की सजा है उसको तुरंत ही दे दी गई थी, तो यहाँ पे इतनी देरी क्यों की जा रही है। वाइल इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो ये जो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल्स में, ये अक्सर फ्रस्ट्रेट कर देता है जो भरोसा है लोगों का जुडिशियल सिस्टम में। एक लाइन भी बोली जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर किसी को जस्टिस इतनी देरी से दिया जा रहा है तो वो उसी चीज का सिनोनिमस हो जाता है कि उसको जस्टिस ही देने से मना कर दिया। तो अगर किसी की एज है 20 साल और उसको जाके उसने क्राइम 20 साल में किया था और उसको सजा मिल रही है 80 साल में, तो ये कोई सजा का मतलब बचता है। दूसरा भी एक लाइन बोली जाती है, हरिड इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रायल्स कैन बी क्विकली इक्वली डेंजरस। हाँ, ये भी सच है कि अगर जल्दबाजी में भी हमने कुछ कर लिया, बट ये तो जल्दबाजी नहीं है, ये तो हम लोग सब जानते हैं ये किस प्रकार की जल्दबाजी है। डेफिनेटली ये भी सच है कि जल्दबाजी में जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ट्रायल्स होती हैं, वो भी उतनी ही खतरनाक हैं, राइट। उसमें बोला जाता है जस्टिस हरिड इज जस्टिस वरिड, कि जितनी जल्दी में अगर आप जस्टिस को कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप उसको दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो जस्टिस हैं JS वर्मा, उनकी जो कमेटी जो फॉर्म हुई थी 2012 में, उन्होंने रिफॉर्म लॉज बनाए थे सेक्सुअल असॉल्ट को लेके, और जो उनकी कमेटी थी, द जस्टिस JS वर्मा कमेटी जो थी, दैट वाज नॉट इंक्लाइंड टू रिकमेंड द डेथ पेनल्टी फॉर द रेप इवन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो जो उनकी कमेटी थी वो डेथ पेनल्टी के लिए वो लोग इंक्लाइंड नहीं थे। कमेटी ने क्या पॉइंट आउट किया, दैट देयर इज कंसिडरेबल एविडेंस दैट द डेटरेंट इफेक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी ऑन सीरियस क्राइम इज एक्चुअली द मिथ। तो उन्होंने ये चीज पॉइंट की कि इतने काफी सारे एविडेंस हैं, सबूत हैं कि जो डेटरेंट इफेक्ट है डेथ पेनल्टी की, हम लोग डेटरेंट का मतलब किसी चीज को रोकथाम करने वाला, तो डेटरेंट मतलब रोकथाम, तो जो डेथ पेनल्टी है उससे रोकथाम हो जाता है। ये जो हमारी सोच है ये एक कहीं ना कहीं ये मिथ है, ऐसा उन्होंने कहा। टैकलिंग का मतलब क्या होता है, डीलिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिक्वायर मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी। तो जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, एक बहुत सारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जिसमें आपका बेटर पुलिसिंग और इंश्योरिंग सेफर वर्क प्लेस फॉर वुमेन। इट वॉज शॉकिंग, ये चीज क्या थी, एक शॉकिंग थी। जो कन्विक्ट था, जिसके ऊपर दोष साबित हुआ है, जो ये कॉलेज था, ये एक सिविक पुलिस वॉलंटियर था, वर्कड इनटू द सेमिनार रूम ऑफ द स्टेट रन हेल्थ फैसिलिटी इन द डेड ऑफ द नाइट। डेड ऑफ द नाइट मतलब एकदम मिड नाइट में, है ना, डेड ऑफ द नाइट मतलब एकदम जब सब लोग सो रहे होते हैं। तो ये चीज शॉकिंग थी, जो कन्विक्ट है वो इस तरीके से सेमिनार में घुस गया विदाउट फेसिंग एनी चेक्स एट द हॉस्पिटल गेट्स, मतलब उसको कोई चेक वैक नहीं हुआ था वो, और वो सेमिनार हॉल में घुस कैसे गया। तो ये सेफ्टी के ऊपर भी कंसर्न है। is a fact that hardly any background checks are conducted while recruiting contractual staff। तो ये चीज क्या है कि ये भी दिखा रहा है कि हार्डली मतलब मुश्किल से ही कोई बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को रख रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक मुश्किल से ही होता है। हु आर इंटरेस्टेड विद हेल्पिंग द लॉ एस्टेब्लिशमेंट डिस्चार्ज देयर ड्यूटी। उसको इंटरेस्ट करना मतलब भरोसा किया, तो इसको भरोसे के साथ में लॉ एस्टेब्लिशमेंट के लिए रखा गया था विदाउट उसका बैकग्राउंड चेक किए। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है अपने आप में। एंड दीज आर द इश्यूज दैट नीड अर्जेंट redress and were in fact some of the demands of the protesters who had hit the streets last August।
ये जो है ना, ये कुछ दीज आर द इश्यूज, ये कुछ इश्यूज हैं जिनको अर्जेंट ही सुनवाई की जरूरत है। एंड वर इनफैक्ट, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये कुछ डिमांड्स भी थी जो प्रोटेस्टर्स थे, जो जब ये इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद जो प्रोटेस्टर थे उनमें से भी ये एक डिमांड में से था। Even the parents of the victim believe that the death penalty is not the only way to ensure justice. यहाँ पे दिखा रहा है कि इवन जो पेरेंट्स हैं विक्टिम के, वो भी ऐसा मानते हैं कि डेथ पेनल्टी ही सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है जस्टिस को देने का। They have said that they want the investigative agencies to look at the larger conspiracy and are seeking punishment for other involved in the crime. ये तो बहुत बड़ी चीज है। उनकी मतलब ये है कि सिर्फ उस बंदे को डेथ पेनल्टी दे देने से जस्टिस नहीं हो जाएगा, बल्कि इसको और बड़े लेवल पे देखना चाहिए, और बड़े लेवल पे इस पे कॉन्स्पिरेंसी हुई है, साजिश हुई है, और हर एक इंसान जो उस क्राइम में इन्वॉल्व है उसको सजा मिलनी चाहिए। डेथ पेनल्टी क्या है? एक क्विक फिक्स अप्रोच है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अपना लिया गया था ताकि जो लोगों के अंदर का एंगर है, जो प्रोटेस्ट है, उसको खत्म किया जा सके। ट्रायल कोर्ट जज ने हैड राइटली रिकॉग्नाइज्ड एंड रेजिस्ट इट। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वेदर इट इज और नॉट। सी समटाइम इट इज you can't show your sympathy towards the monster, है ना। ठीक है, बदला जा सकता है, लेकिन वो एक नॉर्मल कोई छोटा बच्चा नहीं था ना जिसको पता ना चले कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ में सिंपैथी दिखाने का भी कोई पर्पस नहीं है। I hope you like the video and you see the change in yourself, that if you are doing reading regularly then you don't have to go through each and everything. You can even skip the words, then also you will understand the sentence, the passage. So if you like the video then please like it, subscribe to the channel and share it. Thank you very much.